ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस गहन चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जानकारी पवन ठाकुर, जिनका नंबर है 9004352787, उनके द्वारा बनाई, एकत्र की गई और प्रस्तुत की गई है। हाँ, ये स्रोत और संकलन की जानकारी देना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। हम लोग अक्सर बैठकर बातें करते हैं ना कि ये सिस्टम खराब है, व्यवस्था बदलनी चाहिए या समाज में ये बदलाव आना चाहिए। हाँ हाँ, हर जगह यही चर्चा होती है। कोई भी दो लोग बैठते हैं तो समाज सुधारने की ही बात करते हैं। वही तो। पर मैं ये सोच रही थी, क्या हो अगर समाज नाम की कोई ठोस चीज असल में हुई ना? अच्छा, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम समाज कहते हैं वो सिर्फ हमारे और आपके भीतर चल रहे जो आंतरिक संघर्ष है, हमारी अपनी उलझने हैं, बस उसी का एक बड़ा और सामूहिक रूप हो? बिल्कुल, मतलब ये एक आईने की तरह है। एकदम सही। तो आज की ये जो हमारी गहन चर्चा है, ये सुनने वालों को इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देगी। आज हम मानव सेवा संघ वृंदावन द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही वैचारिक स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और उस स्रोत का नाम है दर्शन और नीति। बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे हमारे भीतर के जो विचार है, जिसे दर्शन कहा गया है, वो हमारे बाहरी व्यवहार यानी नीति को दिशा देते हैं। और कैसे एक सुंदर मानव के निर्माण से ही एक सुंदर समाज की नींव रखी जा सकती है। हाँ, मतलब सुनने वालों को भारी भरकम जानकारी के बोझ से बचाते हुए जीवन को देखने का एक बहुत ही स्पष्ट और नया नजरिया देना है। देखिए, ये स्रोत ना वास्तव में एक बहुत ही बुनियादी और कह सकते हैं कि बेचैन करने वाला सवाल उठाता है। बेचैन करने वाला कैसे? असल में होता क्या है कि लोग बाहरी चीजों को ठीक करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हाँ, बाहर भागते रहते हैं। बिल्कुल, जबकि उनका जो अपना आंतरिक विचार है या जिसे स्रोत दर्शन कहता है, वो पूरी तरह से उलझा हुआ होता है। ये तो बहुत आम बात है, हम सब करते हैं ऐसा। तो अगर हमें दुनिया या समाज को सुधारने की बात करनी है, तो उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कोई भी कार्य किस चीज से प्रेरित होते हैं। मतलब हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? एकदम सही। और यहीं से दर्शन और नीति का जो गहरा संबंध है, वो स्पष्ट होता है। स्रोत के अनुसार दर्शन हमारे जीवन का आंतरिक सत्य है। मतलब हमारा आधार है वो। हाँ, एक बेस या आधार है। और नीति वह तरीका है जिससे हम उस सत्य को, उस दर्शन को अपने रोजमर्रा के जीवन और व्यवहार में लागू करते हैं। तो क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि दर्शन ये बताता है कि कोई भी काम क्यों करना है? बिल्कुल। और नीति ये तय करती है कि उसे कैसे करना है। बिना दर्शन के तो नीति पूरी तरह से दिशाहीन हो जाती है। मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हम इसे एक इमारत के ब्लूप्रिंट या नक्शे की तरह देख सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। समझाइए जरा। मतलब कि जो दर्शन है वो उस इमारत का नक्शा है और नीति उस इमारत को असल में बनाने की प्रक्रिया हो गई, ईंट पर ईंट रखने का काम। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। तो अगर ब्लूप्रिंट ही गलत है तो आप कितनी भी अच्छी ईंटें ले आएं या कितने भी अच्छे कारीगर लगा लें, वो इमारत तो एक न एक दिन गिरेगी ही। वही ना। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आजकल के समय में जब हम नीति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? आजकल तो लोग राजनीति या कूटनीति सोचते हैं। हाँ, मतलब अपना काम निकालने की चालाकी या कोई शॉर्टकट। तो क्या स्रोत में जिस नीति की बात की गई है वो आज के इस स्वार्थ वाले अर्थ से मेल खाती है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। आज के समय में नीति शब्द का काफी गलत इस्तेमाल होने लगा है। लोग अक्सर चालाकी को ही नीति मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन मूल स्रोत ना इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। अच्छा, कैसे? स्रोत के अनुसार नीति का मतलब किसी स्वार्थ को पूरा करना या चालाकी दिखाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है हमारे आंतरिक सत्य पर आधारित नैतिक आचरण। मतलब जो नीति केवल आपके स्वार्थ पर टिकी है, स्रोत उसे नीति मानता ही नहीं है। ओह, तो वो फिर क्या है? वो सिर्फ एक भ्रम है, और वो भ्रम अंत में इंसान और समाज दोनों में टकराव पैदा करता है। सही नीति तो वो है जो किसी फायदे से नहीं बल्कि आपके शुद्ध दर्शन से निकलती है। मतलब अगर किसी इंसान का दर्शन सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे किसी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, तो उसकी नीति भी वैसी होगी। वो दूसरों का शोषण करेगा। हाँ, वो हर नियम तोड़ेगा। लेकिन अगर उसका दर्शन है कि उसे एक अच्छा माहौल बनाना है, तो उसकी नीति में अपने आप ईमानदारी आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है।
हमारी नीतियां असल में हमारे दर्शन का ही आईना होती हैं। तो अगर दर्शन से नीति बनती है और नीति हमारे कार्यों को तय करती है, तो उन कार्यों को करने वाला कौन है? जाहिर है वो एक व्यक्ति ही है। हाँ, एक मानव। और स्रोत में ना एक बहुत ही स्पष्ट और खूबसूरत बात कही गई है। कौन सी बात? उसमें लिखा है कि सुंदर मानव से ही सुंदर समाज का निर्माण होता है। यह निर्विवाद सत्य है। अरे वाह, ये वाक्य तो समाज को देखने का नजरिया ही बदल देता है। वही तो, हम हमेशा समाज को एक अलग ढांचे की तरह देखते हैं। हाँ, लोग कहते हैं ना कि समाज बहुत खराब हो गया है, जैसे समाज कोई बाहर की चीज हो। लेकिन स्रोत याद दिलाता है कि समाज कोई अलग इकाई है ही नहीं, ये सिर्फ हम व्यक्तियों का ही एक समूह है। मतलब अगर एक नदी का पानी जहरीला है तो उसकी हर एक बूंद जहरीली है। बिल्कुल। हम बूंदों को साफ किए बिना पूरी नदी को साफ करने की बात कैसे कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करना ही सबसे महत्वपूर्ण नीति है। एकदम सही। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, समाज कैसे सुधरेगा? लेकिन यहाँ पर मुझे हवाई जहाज का वो नियम याद आ रहा है। कौन सा नियम? वो जो कहते हैं ना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एनालॉजी यहाँ बहुत अच्छे से फिट बैठती है। पर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो क्या सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना और खुद को ही सुधारते रहना, क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं है? स्वार्थी? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मतलब खासकर तब जब समाज में इतनी सारी समस्याएं हों, गरीबी है, अन्याय है, और हम बैठकर सिर्फ खुद को सुधार रहे हैं। देखिए, ऊपरी तौर पर देखने पर यह थोड़ा आत्मकेंद्रित लग सकता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन स्रोत के आधार पर समझें तो वास्तविक आत्म सुधार किसी भी इंसान को स्वार्थ से दूर ले जाता है। वो कैसे? स्वार्थी इंसान वो होता है जो दुनिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति अपना सच्चा आत्मनिरीक्षण कर रहा है, वो असल में अपने अंदर के लालच और अहंकार को खत्म कर रहा है। समझ रही हूँ। और जब उसका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत उपयोगी बन जाता है। वो दुनिया की सेवा के लिए एक बेहतर माध्यम बन जाता है। मतलब अपनी कमियों को दूर करना असल में समाज की सेवा करने का ही पहला कदम है। बिल्कुल। एक सुधरा हुआ व्यक्ति खुद समस्या का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि समाधान बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सुंदर मानव इतना उपयोगी और प्रभावी कैसे बन जाता है? इसका रहस्य इंसान की इच्छाओं और स्वार्थ के खत्म होने में छिपा है। इच्छाओं का खत्म होना। स्रोत के आवरण पृष्ठ पर एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। हाँ, वो जीवन की मांग वाला विचार। बिल्कुल। उसमें कहा गया है कि मानव जीवन का सबसे सुंदर चित्र वो है जहां जीवन की मांग सभी को हो और उसकी अपनी कोई मांग न रहे। ये बहुत ही गहरा वाक्य है। इसे ही काम रहित या डिजायरलेस होकर सही काम करना कहा गया है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ देना है? नहीं, त्याग का असली अर्थ सिर्फ भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं होता। तो फिर असली त्याग क्या है? असली त्याग है उन वस्तुओं के प्रति अपनी स्वार्थी इच्छा और अपने अहंकार को छोड़ना, जिसे हम अहम कहते हैं। मतलब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस जुड़ाव से है जो हम पाल लेते हैं। एकदम सही। जहां स्वार्थ और अहंकार है, वहीं पर तो टकराव होता है। ये तो एकदम साफ आईने की तरह हो गया ना? आईना? जरा इसे समझाइए। मतलब एक साफ आईना अपने सामने आने वाली हर चीज को बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है। हाँ, बिल्कुल दिखाता है। क्योंकि वो खुद किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखता, वो अटैच नहीं होता किसी छवि से। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आईना किसी भी चीज को अपना नहीं मानता। हाँ, लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूं? पूछे। अगर किसी इंसान के अंदर कोई इच्छा या मांग ही ना रहे तो वो सुबह बिस्तर से उठेगा ही क्यों? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। मतलब बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा या लालच के हम कोई भी काम कैसे कर सकते हैं? क्या इंसान निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? देखिए, काम रहित होने का मतलब निष्क्रिय होना या काम छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि जब व्यक्तिगत चिंताएं और लालच खत्म हो जाते हैं ना, तब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ सबसे सही और कुशल कार्य करता है। अच्छा, मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल। सोचिए, जब हम स्वार्थ से भरे होते हैं तो हमारी आधी ऊर्जा तो इस चिंता में खर्च हो जाती है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। हाँ, या फिर ये डर लगा रहता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन जब वो डर और लालच नहीं रहता तो इंसान अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर लगाता है जो उस पल में करना जरूरी है। मैं इसे एक सर्जन के उदाहरण से देख सकती हूँ। सर्जन? हाँ, बताइए। जब एक सर्जन कोई जटिल ऑपरेशन कर रहा होता है
तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस प्रक्रिया पर होता है। बिल्कुल, उस वक्त वो और कुछ नहीं सोचता। अगर वो उस वक्त ये सोचने लगे कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे या अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो मेरी बदनामी होगी, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। उसका डर ही उसकी कुशलता को खत्म कर देगा। एकदम सही। अपनी मांग हटाने से ही वो अपना काम सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाता है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। बिना स्वार्थ के किया गया काम ऊर्जा को सोखता नहीं है। तो जब व्यक्ति इस काम रहित और अहंकार मुक्त स्थिति में पहुंच जाता है, हाँ। तो उसके भीतर बचता क्या है? मतलब जब इच्छाएं हट गईं, तो अंदर क्या रह गया? इसी सवाल के जवाब के साथ ना हमारी चर्चा अपने चरम पर पहुंचती है। हाँ, अच्छा। बताइए जरा। स्रोत बताता है कि अहंकार हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता है, हाँ, ताकि वो खुद को श्रेष्ठ महसूस कर सके। बिल्कुल। लेकिन आत्मनिरीक्षण इस अहंकार को तोड़ देता है। और जब व्यक्ति काम रहित होकर कर्म करता है तो वो चिर विश्राम और अमरत्व से जुड़ जाता है। चिर विश्राम। हाँ, चिर विश्राम। ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रेम के साम्राज्य में निवास करता है। प्रेम का साम्राज्य। यही उस दर्शन की अंतिम मंजिल है, शुद्ध प्रेम और शांति। यार, ये सुनने में तो बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है खुद की कमियों का आत्मनिरीक्षण करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। ये तो अपने ही इंटरनेट सर्च हिस्ट्री को देखने जैसा हो गया ना। इंटरनेट सर्च हिस्ट्री। मेरा मतलब है ये तुलना तो बहुत ही मजेदार और सच्ची है। मतलब थोड़ा असहज करने वाला होता है, लेकिन पूरी तरह से सच्चाई बता देता है। एकदम सही कहा। पर मेरा एक सवाल है, क्या लगातार अपनी कमियां ढूंढने से इंसान हीन भावना का शिकार नहीं हो जाएगा? हीन भावना मतलब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? हाँ, मतलब कहीं उसे खुद से ही नफरत ना होने लगे। देखिए, स्रोत के परिप्रेक्ष्य से समझें तो ये आत्मग्लानि या खुद से नफरत करना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक निष्पक्ष सफाई प्रक्रिया है। सफाई प्रक्रिया? हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई गंदा बर्तन साफ कर रहे हैं, तो क्या आप उस बर्तन से नफरत करते हैं? नहीं, मैं तो बस उस पे लगी गंदगी को हटा रही हूँ। बस, बिल्कुल ऐसा ही है। आत्मनिरीक्षण उस गंदगी को हटाता है ताकि हमारे भीतर पहले से मौजूद वो सुंदर मानव बाहर आ सके। अरे वाह, ये बर्तन वाला उदाहरण तो बहुत ही स्पष्ट कर देता है इस बात को। ये प्रक्रिया हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे झूठे अहंकार से आजाद करती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में समेटें, हाँ बिल्कुल, तो जीवन के ब्लूप्रिंट यानी हमारे दर्शन से बात शुरू हुई थी, और फिर उसे सही व्यवहार यानी नीति में ढालने की बात हुई। हाँ, और दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारकर एक सुंदर समाज बनाने की यात्रा। और अंत में अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर उस प्रेम के साम्राज्य तक पहुंचने की बात। सच में ये ज्ञान की एक ऐसी खुराक है जो जीवन की इतनी बड़ी जटिलताओं को बहुत सरल कर देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई किताब का ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल विज्ञान है। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, एक ऐसा प्रश्न जो स्रोत की मूल भावना पर आधारित हो। तो जरा सोचिए, अगर ये सच है कि समाज सिर्फ हम व्यक्तियों का ही एक अक्स है, एक रिफ्लेक्शन है, हाँ, तो क्या होगा अगर केवल 24 घंटों के लिए दुनिया का हर व्यक्ति अपने लिए कुछ मांगना छोड़ दें? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा विचार है। मतलब सिर्फ ये देखें कि इस पल में उसे क्या सही काम करना है, बिना किसी स्वार्थ के। अगर ऐसा हो जाए तो क्या दुनिया की ये जो नीति है वो रातों रात नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल। क्या वो प्रेम का साम्राज्य रातों रात खड़ा नहीं हो जाएगा? ये सच में बहुत अचंभित करने वाले परिणाम दे सकता है। तो हम सुनने वालों को इसी गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम आज के इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।